हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससी लिमिटेड एपिसोड 103 103। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और मैंने कल एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब चैनल पर, अपने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट डाली है और वो सभी लोगों ने पोस्ट पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ उसी पोस्ट को। और सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हमारा वीडियो प्लीज़ आप लोग न देखें, आप लोगों के देखने योग्य नहीं है, क्योंकि अब जो स्थिति है वो ऐसी है कि हम लोगों को जितने भी बेईमान लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, उनके साथ अब वही भाषा प्रयोग करनी पड़ेगी, जैसे को तैसा वाला। मैंने कल जो पोस्ट डाली थी, मैं सबसे पहले वो पोस्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये पोस्ट और पढ़ लीजिए। उस पोस्ट को मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। माताओं बहनों एवं बेटियों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखना तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके वीडियो देखते रहने के कारण कुछ परंपरागत सभ्यता की बेड़ियां गरीबों से गद्दारी करने वालों की ढाल बन रही हैं। क्योंकि जिन सभ्यता पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उन शब्दों से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अतः आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अतः आप सभी माताओं बहनों और बेटियों से एक बार पुनः क्षमा मांगते हुए आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह अपने उस मकसद तक पहुँच सकूँ जिस मकसद की अपेक्षा में चैनल शुरू किया था। क्योंकि 2 दिन पहले जब चैनल पर यह बात सार्वजनिक की गई कि कंपनी ने 11 अगस्त 2014 को ही सेबी के समक्ष लिखित में दिया था कि कंपनी के पास मात्र 11,706 करोड़ 96 लाख रुपए की ही कुल संपत्तियां हैं, और 22 अगस्त 2014 को सेबी द्वारा पारित आदेश के पेज नंबर 78 और 79 में भी इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उसके बाद भी जूनियर्स द्वारा अपने सीनियरों से या संगठनों के सदस्यों द्वारा अपने संगठन के पदाधिकारियों से कुछ पूछने के बजाय होई वही जो राम रच राखा के पथ पर चलने में विश्वास रखते हुए सेबी के आदेश पर नहीं बल्कि संगठनों के पदाधिकारियों की इस बात पर संतुष्ट हैं कि वो 5 साल से लड़ रहे हैं, उनके लिए सेबी के आदेश में कुछ भी लिखा होना कोई मायने नहीं रखता। तो समझिए साथियों, क्योंकि जीरो चैनल ने अभी 3 दिन पहले अभी ये सार्वजनिक किया, और लाइव कॉलिंग के दौरान अजय कुमार यादव, जो 1-2 कंपनियों के डायरेक्टर भी बताए जाते हैं और बहुत बड़े सीनियर हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, उनसे लाइव कॉलिंग के दौरान उनसे बात किया और जीरो चैनल ने पूछा कि आपने 22 अगस्त 2014 का आदेश पढ़ा है? क्योंकि पता तो ये सबको है, पढ़ा है, सब लोगों को जानकारी भी है, लेकिन लोग पूछते नहीं है कि आखिर आपने पढ़ा है तो उस आदेश में लिखा क्या है। तो जब जीरो चैनल ने उनसे पूछा आपने आदेश पढ़ा है, उन्होंने कहा हाँ पढ़ा है। मैंने कहा उसका पेज नंबर 72, उस समय मुझे 72 ध्यान आ रहा था, क्योंकि 72 में भी कुछ ऐसा ही मैटर लिखा हुआ है, उसमें संख्या है और लायबिलिटी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन क्लियर जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका जिक्र 78 और 79 में है, 78 79। तो मैंने कहा उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा क्या लिखा है। मैंने कहा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी कंपनी के पास कुल 11,706 करोड़ 96 लाख की है, और कंपनी मैनेजमेंट ने खुद 11 अगस्त 2014 को सेबी को लिख कर दिया है, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, और आप उसी के आदेश के पालन के लिए लड़ रहे हो। सेबी देख रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है, वो अंधी थोड़ी है, उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा क्या है, वहां पर ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। और जिन लोगों को आप लोगों ने चुना है, सुनंदा माता, ऑब्जेक्शन उठाने के लिए, बट नहीं, वो सिर्फ टाइम खींचने के लिए थी। वो ये आपको सच्चाई बताना नहीं चाहती थी। क्या आज तक सुनंदा माता ने आपको बताया कि उसने कैबिनेट दाखिल की, ऑस्ट्रेलिया तक गई, लेकिन 22 अगस्त 2014 को सेबी ने ऑर्डर कौन सा दिया था? सुनंदा माता सेट में भी गई थी, आपको जानकारी होना चाहिए। जब कंपनी सेट में गई तो सुनंदा माता सेट में भी गई। क्या आपको बताया पीएससीएल कस्टमर एसोसिएशन
जो भंगू के ही कहने पर बनी और वो लड़ती रही। क्या उन्होंने कभी आपको बताया कि ये 22 अगस्त 2014 को आदेश ये हुआ है, उस आदेश में ये लिखा हुआ है कंपनी ने 11,706 करोड़ की संपत्ति दी है, कुल इतना लिख के दिया है। ये भैरव सिंह राजावत के पास भी वो पेपर है, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने वो अपना प्रपोजल सौंपा होगा 11 अगस्त 2014 को, तो उसकी एक कॉपी भैरव सिंह राजावत को दी गई। क्या उन्होंने आपको बताया? नहीं बताया। लेकिन सवाल यह है कि उनसे हम अपेक्षा कैसी करें? भाई आप मुझे बताइए कि अगर कोरोना है, अगर कोरोना है, फैला हुआ है, आज की डेट में वायरस है, तो आप जो कोरोना संक्रमित बाहर का व्यक्ति है जो देश में आ रहा है, उससे आप क्या अपेक्षा करते हो? कि वो कोरोना नहीं फैलाएगा? वो तो जिससे मिलेगा तो फैलाएगा, फैलेगा ही फैलेगा, उसके बस में थोड़ी है। आपको है कि या तो उससे दूरी बनाए रखनी है, या आपको अधिकार है तो आप उसको क्वारंटाइन करवाइए। अगर आप सरकार में नहीं है, आप एक आम नागरिक हैं, तो आप उससे दूर रहें, यही काम है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अब उसका डॉक्टर लोग इलाज भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, उसका टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। ठीक है, अब एडमिट होने के बाद जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है और उसको भी कोरोना हो गया। ठीक है, और वो जानता है कि मुझे कोरोना है, अब वो किसी को बताएगा नहीं, बल्कि वो कोरोना की जो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, अपना इलाज टेबलेट वगैरह ले करके और वो दबा रहा है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि वो डॉक्टर अब बाहर जिससे भी मिलेगा, जिस किसी मरीज को जो कोरोना वाला नहीं भी होगा, किसको भी अगर इलाज करेगा तो उसको भी कोरोना बांटेगा। अब सवाल ये है कि ये हम लोगों को जागना पड़ेगा जो उस डॉक्टर से इलाज कराने जा रहे हैं, और दूसरे दिन हमको कोई तकलीफ होती है तो हमारा फर्ज बनता है हम बताएं हम फलाने डॉक्टर से इलाज कराने गए थे, इसके बाद हमको ये हुआ, तब उस डॉक्टर की जांच होगी। यहां पर भी वही है कि जब वो लोग अगर नहीं बता रहे हैं कि चलो कंपनी ने लिख करके नहीं दिया, नहीं बता रहे, वो सीबीआई ने कहा था 1,85,000 करोड़ की है, भंगू ने क्या लिख के दिया उससे मतलब ही नहीं है इनका। सीबीआई ने लिख करके दिया, चलो दिखा दो भाई वो कागज और एफिडेविट दे दो अपना। जीरो चैनल तो एफिडेविट दे देगा कि भैया सेबी ने ये लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के पास वो आदेश की कॉपी रखी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। जीरो चैनल तो इसका एफिडेविट देने को तैयार है। 1,85,000 करोड़ की संपत्ति है, इसका कोई एफिडेविट दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। एसपी त्यागी ने कहा 5 लाख करोड़ की संपत्ति है सीबीआई के पास, एफिडेविट देने को कहा, देने को तैयार हुआ नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि वो बोल जो रहे हैं वो लिख कर देने को तैयार नहीं है। देश को ना लिख करके दें, सारे निवेशकों को ना लिख कर दें, लेकिन अपने जूनियरों को लिख कर दें, और ये उनके जूनियर खुद मांगे ना। अजय कुमार यादव ने मेरे को जैसे ही कहा, क्योंकि मैंने आदेश बता दिया कि भाई पेज नंबर 72, उस समय 72 बोला, 78-79 है, मैंने थोड़ी देर के बाद वो पोस्ट जारी कर दी कि 78-79 है। ठीक है, पर 72 पढ़ते, 73 पढ़ते, 74 पढ़ते, 78-79 में आ जाता ना अपने आप मीटर। तो अजय कुमार यादव ने जिन लोगों को डायरेक्ट जोड़ा था, किसी न किसी को तो जोड़ा होगा ना पीएससीएल में, डायरेक्ट उसने अपने नीचे, उनका फर्ज था कि वो तुरंत, क्योंकि उस बंदे ने क्या कहा लास्ट में कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अपने जूनियरों को जवाब देता हूं, मैं उनके साथ हूं। तो उनके जूनियर तुरंत पहुंच जाते, भाई अब बताओ हमारे साथ हो, आपने चैनल पर भी कहा था, अब बताओ। अगर वो साथ नहीं देता तो वो फिर मेरे को फोन लगाए। मुसब्बर अली और अजय कुमार यादव के बीच में भी बहुत सारे लोग हैं। मुसब्बर अली जी ने जब अजय कुमार यादव से फोन पर बात की थी, तो पहले तो उन्होंने पहचानने से इनकार किया, कौन है आप, मेरे से मिले हैं? ये कोई तर्क होता है क्या मेरे से मिले हैं ये? अरे पीएससीएल के बारे में आपसे जानकारी पूछ रहे हैं, आप जानकारी जो मिले हो, तुम हो कौन, तुम मेरे से कौन पूछ रहे हो? ये कौन पूछता है? जो व्यक्ति कुछ ना कुछ छिपाता है। सीधी सी बात है भाई, जीरो चैनल अपना नाम छिपा रहा है, इसलिए बार बार लोग उनसे पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है। मुझे बताइए, आपने आज तक किसी भी अन्य चैनल पर किसी को नाम बताते हुए अपने से देखा है क्या? सबको, कोई इक्का दुक्का कोई बताता नहीं, तो सब बताते हैं क्या? लेकिन उनसे कोई पूछता है क्या तुम्हारा नाम क्या है? यहां क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जीरो चैनल बार बार बोल रहा है हम नहीं बताएंगे। सिर्फ ये बोलने की वजह से ये पूछ रहे हैं, और कोई बात नहीं है। या इनको पता चल जाएगा तो ये ऑफर ले आएंगे, तो ऑफर ले आएंगे तो नुकसान किसका होगा? जूनियरों का।
तो सवाल ये है कि इन जूनियरों को खुद जागना चाहिए। अब वो बंदा अजय कुमार यादव मुसब्बर अली से जी से पूछता है कि भाई आप हो कौन, तो उन्होंने बता दिया मैं फलाना व्यक्ति हूं, यहां पर मिले थे, ये सब बता। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। अब उन्होंने बात किया कि भाई जीरो चैनल से हम आपकी बात कराना चाहेंगे। बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन बात करवाएंगे पीएसएल के मैटर पे, तो पीएसएल पे ही चर्चा। फिर तुम्हारा नाम क्या है? वो जानते हैं क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो मैनेजमेंट के यहां जाता है, मैनेजमेंट बता रहा है कि जीरो चैनल वाला बहुत ही डेंजर आदमी है, वो बातों में आपको उलझा देगा और सच उगल हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो पीएसएल की बात करने के बजाय आपका नाम क्या है? अरे भाई मेरा नाम गरीबदास है, चलो मैं जीरो चैनल से। जीरो चैनल अभी वो और घुमाता, कौन से नंबर पे आता है, क्या आता है, ये घुमाता। लेकिन उसके पहले ही मैंने पूछ लिया, सर ये कंपनी ने लिख करके दिया है कि 11,706 करोड़ की संपत्ति है, ये आपको पता है? बोले नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। अब जब उन्होंने कह दिया झूठ है और मैंने पूरा पेज नंबर बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो सबसे पहले फर्ज किसका बनता है? अजय कुमार यादव ने डायरेक्ट जिनको जोड़ा है, मुसब्बर अली जी तो बाद में, जिनको उन्होंने पहले जोड़ा है उनका फर्ज बनता है कि वो तुरंत इसके पास चले जाएं। क्योंकि अगर यहीं पर प्रमाणित हो जाता है कि 11,706 करोड़ का झूठ है और 1,85,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आपकी समस्या का समाधान 3 दिन के अंदर हो जाएगा, सबको पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप उस रास्ते पे कोई भी जाना नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अजय कुमार यादव के भी डायरेक्ट जो नीचे जूनियर हैं, उन्होंने भी ये फैसला पढ़ लिया है और उन्होंने भी अपने जूनियरों से ये बात छिपाई। फिर जो उनके जूनियर होंगे उन्होंने भी ये पढ़ लिया है। यानी जितने भी लोगों को ये जानकारी है कि कंपनी ने लिख करके दिया है 11,706 करोड़ की संपत्ति है, वो सारे लोग अपने जूनियरों से ये बात छिपा रहे हैं। आज तक छिपाते आए हैं, 6 साल हो गए इस बात को, 6 साल से इस बात को छिपाते आए हैं। तो फर्ज ये किसका बनता है? अब जूनियरों का बनता है। और सवाल सिर्फ अजय कुमार यादव से नहीं है, जितने लोगों को भी ये जानकारी मिले, इमीडिएट उनको अपने सीनियर से पूछना चाहिए, भैया ये देख लो। उसको अगर नहीं मिल रहा है आदेश तो अपने सीनियर को बोले भैया पता करो जल्दी, हमको आधे घंटे के अंदर आप 22 अगस्त 2014 का आदेश उपलब्ध करवाइए। आदेश उपलब्ध करवाने में क्या दिक्कत है? वो करवाइए, पेज नंबर 78-79 निकालिए, जल्दी पढ़िए। मैं कहता हूं काहे को जूनियर ये बोलते हैं कि हमारे पास ये आदेश आया, सीनियर को बोले आपके पास है 22/8/2014 का आदेश। सीनियर कह रहा है नहीं, तो क्यों नहीं है? आपके पास होना चाहिए ना, आप काहे की कमीशन लेते थे? आपके पास आदेश होना चाहिए, हमको तुरंत मंगवाइए, हमारे पास ये है, लेकिन हमारे आदेश को आप नहीं मानेंगे इसलिए आप मंगवाइए, हमारे सामने फोन करिए, हमारे सामने फोन करिए अपने सीनियर को, कहीं से भी मंगवाइए। नहीं तो मैं ये लिंक देता हूं, आप ये लिंक गूगल में टाइप करिए। ये लिंक कहां पर है? जो सेबी में आपने आरटीआई लगाई थी कोलकाता में, वहां से जो सेबी का जवाब आया है उसमें जो लिंक लिखी हुई है कि 22/8/2014 के आदेश की लिंक ये है, इसको आप खोल करके पूरा आदेश पढ़ सकते हैं। उस आदेश को आप वो लिंक गूगल में टाइप करवाइए अपने सीनियर से और बोलो अब निकालो। अब इसका पेज नंबर 78-79 पढ़ो। अब उनसे आप ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए वो सीनियर दोषी है, लेकिन अब उनको कहोगे भाई एक तो ये बात आपने छिपाई, अब वो कहेगा कि मैंने नहीं छिपाई, मेरे को मालूम नहीं था, वो झूठ बोलेगा। ठीक है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलो रात गई बात गई, हम भी उस बात को मिटा भुलाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हम चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर को ब्याज सहित पैसा मिल जाए। तो चलो भाई, तुम ये मान रहे हो कि ये तुमको पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया, अब तो पता चल गया ना। अब बताओ कि रास्ता क्या है? जब कंपनी ने लिख करके दिया है लोढ़ा कमेटी को कि उसके पास कुल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति से लोढ़ा कमेटी किस किस को कितना कितना पैसा देगी? आपका अनुमान क्या कहता है? तो वो खुद बताएगा कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। या तो वो बोलेगा वो सुनंदा कदम ने 49,000 करोड़ बोला था, अरे हमको पैसा सुनंदा कदम से लेना है, या सुनंदा कदम ने दे दिया लोढ़ा कमेटी को 49,100 करोड़। आप एफिडेविट दिलवाओ सुनंदा कदम से कि वो 49,100 करोड़ देगी, तो वो कहेगी लोढ़ा कमेटी ले नहीं रही है, तो भैया हमको एफिडेविट दो कि लोढ़ा कमेटी लेगी, क्योंकि लोढ़ा कमेटी लेगी नहीं, सुनंदा कदम देगी नहीं, तो 49,000 करोड़ पैसा खजाने में पहुंचेगा नहीं, तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। आपको मतलब है कि लोढ़ा कमेटी के पास पैसा कितना आएगा और उसी में से पैसा आपको कितना मिलेगा। कागजों में क्या लिखा है उससे क्या लेना देना? 49,000 करोड़ उसने कह दिया, लेकिन देगी नहीं। अब वो कह रही है लोढ़ा कमेटी लेगी नहीं। वो क्यों नहीं लेगी? क्योंकि मैनेजमेंट, लोढ़ा कमेटी, संगठन, सीनियर्स, गवर्नमेंट के कई अधिकारी सब मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके तरफ से कोई लड़ नहीं रहा है।
आपके तरफ से कोई सही आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए नहीं उठा रहा कि आप खुद अपनी आवाज नहीं उठा रहे हो। आपको आवाज सिर्फ उस व्यक्ति के पास पहुंचानी है, अपनी आवाज उठानी है पूरे जोर शोर के साथ जिसने आपको जोड़ा था, और किसी से आपका कोई मतलब नहीं है। पहले उनके सारे सीनियरों से मतलब है, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम आपको सबसे ज्यादा दबाव बनाना है जिसने आपको जोड़ा था। उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसको बताना है भैया ये देखो 11,706 करोड़ की संपत्ति है, इससे पैसा ब्याज सहित मिलेगा, हमको लिख करके दे दो। हम नहीं जानते, हमको लिख करके दे दो। बस अपने आपने जो आपका इन्वेस्टर है वो आपसे यही कहता है ना कि हमको पैसा दो, हमारा दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। वो हमको इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि हमने पैसा कंपनी में जमा कर दिया। हमको इसलिए गलत लग रहा है, आप समझिए, हमको इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि हमने पैसा कंपनी में जमा कर लिया। और सत्य बात है कि अगर हम कंपनी में ये जमा न करते ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप कस्टमर को रसीद न देते, तो चौथे महीने कस्टमर आपको पैसा भी नहीं देता। यानी कस्टमर आप पर भरोसा करता ही नहीं था, वो कंपनी पर करता था। आप पर भरोसा सिर्फ इतना करता था कि आपने उसके हाथ से पैसा ले लिया, कंपनी तक पहुंचा दिया, इतनी बात का भरोसा करता था। लेकिन कंपनी तक पहुंचा दिया, उसको 1 महीने रसीद नहीं मिली, दूसरे महीने रसीद नहीं मिली, तीसरे महीने रसीद नहीं मिली, तो उसको डाउट होगा कि पैसा आपने कंपनी तक नहीं पहुंचाया, फिर वो आपको अगले महीने पैसा ही नहीं देगा। क्यों? अब भरोसा कहां गया भाई? आपका तो भरोसा हम पर था ना, तो रसीद मिले ना मिले आपको क्या लेना देना? नहीं। तब वो बोलता हमने पैसा तुम्हारे लिए थोड़ी दिया है, कंपनी के लिए दिया है। लेकिन अब उसको पैसा कंपनी नहीं देगी तो वो कहेगा कि हमने तो पैसा आपको दिया है। और पुलिस भी यही करेगी। पुलिस क्यों करेगी? पुलिस इसलिए करेगी कि उसको अपना चक्कर चलाना है। तो वो कहेगी भैया हम उसकी मानेंगे तो हम आपको धर दबोचेंगे, आप कुछ ना कुछ हमको दोगे। सीधी सी बात है। तो आपको अपने सीनियर को पकड़ना है जिसने आपको जोड़ा। अब आप उससे ये नहीं कह सकते कि भाई आप उस पैसा दो। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने तो आपके हाथ में दिया था, लेकिन आपने अपने सीनियर के हाथ में पैसा नहीं दिया, उसके कहने पर आपने ब्रांच में जमा किया। तो इसके लिए आप का दायित्व बनता है, और इंसानियत भी यही कहती है, और सीनियर का भी कुछ फर्ज बनता है। तो आप सीनियर से ये कहो कि भाई ये 11,706 करोड़ की संपत्ति है, इसके दम पर अगर आपको लग रहा है कि हमको ब्याज सहित पैसा मिल जाएगा तो हमको लिख करके दे दीजिए कि हमारी गारंटी है, हम आपको पैसा ब्याज सहित देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं, आपने हमारे कहने पे जमा किया था और हम आज भी संतुष्ट हैं कि आपको मिलेगा। जब भी मिलेगा पूर्ण ब्याज सहित मिलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आपके हर इन्वेस्टर को हम ब्याज सहित पैसा दिलवाएंगे। ये लिखवा करके पहले सादे कागज में, बाद में बोलिए एफिडेविट में दे देना, और वो आप सारे अपने कस्टमरों में बांट दो, उसकी एक एक कॉपी करवा के, फोटो कॉपी, झंझट ही खत्म। ठीक है। लेकिन अगर इसके लिए तैयार नहीं होता है तो अब उसको कहो कि भाई हमको आपसे पैसा नहीं लेना है, आप कह रहे हो कि संतुष्ट हैं इसलिए हम कह रहे थे, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह कि अगर इससे पैसा आप लिख करके नहीं दे रहे हो, मतलब आप जानते हो कि इससे पैसा नहीं मिल सकता। अब जब नहीं मिल सकता तो कोई रास्ता चुनना चाहिए। हमारे दिमाग में अगर है कि हम 21-22 के मीटर पे इनको घेरें तो हमको पैसा मिल सकता है, तो वो कहता है मेरे को जहां से लिखवाना हो मेरे से एफिडेविट ले लो और दोबारा फिर मेरे को मत बोलना। दोबारा कैसे नहीं बोलेंगे? या तो हमको ये लिख के दे दो कि हम पैसा देंगे तो हम दोबारा आपको नहीं बोलेंगे, फिर हमारे इन्वेस्टर जब भी आएंगे आपको कोर्ट के जरिए बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 21-22 के मीटर पर हम उनको घेरेंगे तो जब तक हमको पैसा मिल नहीं जाता तब तक आपको हर बार हमारे साथ रहना पड़ेगा और कंपनी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। कई सीनियरों ने ये कहा कि हमसे एक बार एफिडेविट ले लो कि भैया 21-22 का पैसा कहां गया, दोबारा मत बोलना। दोबारा कैसे नहीं बोलना है? आपको तब तक लड़ना है जब तक हमको पैसा मिल नहीं जाता, या उन लोगों को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा लेते, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया कि हम उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। तो जब तक हम उनको फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाते तब तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, इस बात की गारंटी ले लो। हमसे लिखवा लो कि हम आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन आपने प्रेरित किया, आपके कहने पे हमने पैसा जमा किया, तो पैसा निकालने का या हमारे पैसे का मिसयूज का जैसा हमको पता चलेगा, इस संबंध में आपको जो जो कार्यवाही हमें उचित लगेगी वो आपको करनी पड़ेगी। और अगर जो कार्यवाही, हाँ एक बात है कि आप जो भी कार्यवाही करेंगे, जो भी लिखित में करेंगे, निश्चित तौर पर वो साबित आपको करना पड़ेगा कि आपने सिग्नेचर किया है तो क्या लिखा है वो साबित आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि इसमें जो फलानी चीज लिखी हुई है हम ये साबित नहीं कर सकते, तो आप आपत्ति उठाओ कि भाई हम ये नहीं कर सकते, ये हम साबित ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम क्लियर करेंगे कि आप कैसे साबित नहीं कर पाओगे।
भाई अगर एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि 21-22 तारीख में इतना पैसा जमा हुआ तो साबित करना आसान है, क्योंकि रसीदें आपके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। रसीद नंबर के ही जरिए आपने बोल रहे हो, आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि सारी रसीदें हमारे पास हैं। हमने भीड़ देखी थी। सीधी सी बात है कि अगर आपकी ब्रांच में 1 लाख रसीदें जारी हुई हैं और एक एजेंट अगर 100 लोगों का भी जमा कर रहा होगा, तो यानी कम से कम 1000 एजेंट उस दिन मौजूद रहे होंगे ना। तो 1000 एजेंट मौजूद थे तो वो भीड़ हो गई ना। तो आपने भीड़ देखी थी, आपने 1000-1200 लोगों की भीड़ देखी। किसी ने 100 कस्टमरों का जमा किया, किसी ने 50 का किया, किसी ने 80 का किया, किसी ने 2 का किया, किसी ने 150 का किया। तो 1000-1200 की भीड़ आपने देखी थी, साबित हो गया अपने आप। अब आप कह रहे हैं कि भाई वो पैसा जो मैसेज आया कि ऊपर नगद जाएगा, ये साबित करना है। तो भैया हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नगद गया कि नहीं गया, हमें तो पता चला कि नगद जाएगा। अब वो ये बताए, मैनेजर बताएगा, जो लोग काउंटर पे बैठे थे वो बताएंगे कि भाई ये पैसा नगद गया कि नहीं गया। भाई नगद नहीं गया ऊपर, तो क्या ये लोग घर ले गए या बैंक में जमा किया तो बैंक बताए? क्या आप साबित नहीं कर पाओगे कि बैंक में पैसा नहीं गया? क्या आपको लग रहा है कि पैसा बैंक में जमा हुआ? बैंक में जमा नहीं हुआ, जीरो चैनल देख के आया है। आप जीरो चैनल का नाम ले लो, कई सारे लोगों ने आरटीआई लगाई है, वो कॉपी दिखा दे कि हमने अपना फर्ज निभाया, हमारा फर्ज था बैंक को लिखना, हमने लिख दिया। अब बैंक हमको जानकारी नहीं देगी तो हम क्या करेंगे? जाए पुलिस जाके देखा है। तो ये लड़ाई जब तक इस प्रकार नहीं लड़ेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे कि पैसा कहां गया। ये पूछना तो पड़ेगा ना भाई। या तो आपको लग रहा है कि वो पैसा साबित कर लेंगे कि यहां गया, तो साबित कर लेंगे तो वो पता चल जाएगा ना कि कहां गया। कैसे साबित करेंगे? करें, अच्छी बात है। तो उनके जूनियर, क्या सुनंदा कदम एक संगठन की अध्यक्ष है तो जनलोक प्रतिष्ठान के सारे सदस्यों को सांप सूंघ गया कि 11,706 करोड़ की संपत्ति पता चलने के बाद भी उन्होंने सुनंदा कदम से नहीं पूछा? तो यहां दिक्कत होती है कि अब इन लोगों से हमें कैसे निपटना चाहिए, क्योंकि ये लोग वही हैं, बस हो ही वही जो राम रच रखा। जो होना है सबके साथ वो होगा, होना तो वही है। तो जीरो चैनल वीडियो जारी करेगा, इससे इन लोगों को शर्म आने वाली ऐसे नहीं है, फिर हम अच्छे से इनको नंगा कर लें। अब पैसा उन्हीं को मिलेगा जो कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई करेंगे उनको मिलेगा, क्योंकि वीडियो देखने से तो पैसा मिलने वाला है नहीं। तो वीडियो देखने के लिए हम सिर्फ कार्रवाई के बारे में बताएं, उससे बेहतर है कि हम इनको अच्छे से नंगा करें और इनकी पूरी सच्चाई उजागर करें। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अब इनको नंगा करने के लिए इनके जितने भी परिचय के लोग हों, जिन लोगों की पोल खोली जा रही है, इनके जितने भी परिचय के लोग हों, इनके परिवार के लोग हों, इनके परिवार के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हों, उस स्कूल में उस बच्चे के जितने फ्रेंड्स हों, उनको दीजिए, उनको बताइए, उनके नंबर तक भेजवाइए, किसी भी तरीके से जुगाड़ करिए। पता करने में कितनी देर लगती है? भाई तेजेंद्र पाल चन्नी का बेटा किसी कहीं पर पढ़ाई कर रहा है, कुछ कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं पर है, उसका पता करिए ये किन किन लोगों से लिंक है, उनके लोगों को वो भेज दीजिए और उनको बोलिए ये इसके बाप के बारे में यार ये क्या आया है। आप क्यों बोलोगे कि इसने किया? यार आप बोलो हमने तो सोशल मीडिया पे वीडियो देख लिया, यार ये क्या है, देखो तो, देखो ये इसी का बाप है क्या? फिर देखो उसकी हालत कैसे खराब होती है, फिर देखो उसकी हालत कैसे खराब होती है, आपको पता चल जाएगा। अजय कुमार यादव, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, कहीं से भी किधर उधर से जुगाड़ करिए, पता करिए, उनको भिजवाइए, यार ये देखो इसी के बारे में आया है क्या? बस आपको चिंगारी लगानी है, आग अपने आप लगेगी। क्योंकि एक और जानकारी आज आई है, मैं वो भी आप लोगों के सामने शाम तक शेयर करूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं वीडियो में इनकी चूंकि पूरी सच्चाई इन्हीं के तरीके से कीचड़ में उतर उतर करके अब कीचड़ साफ करनी है, कीड़े मकोड़ों को मारना है, तो इसीलिए मैंने ये पोस्ट जारी की थी। और आप सभी से निवेदन करेंगे कि माताएं बहनें ये फिलहाल वीडियो देखना बंद करें और हम अब इन वीडियो में अच्छे से इनको निचोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे में अब हमें सबकी चिंता छोड़, यानी पूरे सारे निवेशकों की अब चिंता छोड़ देनी है।
क्योंकि जो बैठे हैं आज भी सुनंदा कदम से वो ये नहीं पूछ रहे, आज भी पृथ्वीराज यादव से नहीं पूछ रहे, आज भी सीबी यादव से नहीं पूछ रहे, आज भी गणेश राम देवांगन से नहीं पूछ रहे। सीबी यादव का पीएसएल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन संगठन के सर्वे सर्वा है तो संगठन के सदस्यों को अपने संगठन के सर्वे सर्वा से पूछना चाहिए कि आप लड़ाई कौन सी लड़ रहे हो भाई। पहले ये तो बताओ कि ये 22 अगस्त का आदेश, क्योंकि हमारी जंग तो वहीं से शुरू हुई है ना, उस आदेश में लिखा क्या क्या है। अगर उसमें 11,706 करोड़ की संपत्ति लिखी हुई है और आप उसी संपत्ति को बिचवा के पैसा दिलवाना चाहते हो तो उसमें से मिलेगा किसको किसको। तो इसीलिए अब वो चुप है तो उनको चुप रहने दीजिए, अब उन लोगों को छोड़िए। अब हम लोग अपने तरीके से इनको अच्छे से नंगा करेंगे और जितना जलील कर सकते हैं करें। और उसके बाद हम लोगों को चूंकि लीगल कार्रवाई अब अपने तरीके से करनी है और सीमित, चूंकि कोर्ट में जो जाएगा पैसा उसको मिलेगा, जो पर्सनल अपना अकाउंट वाइज पैसा मांगेगा अब उसको मिलेगा, तो उसमें थोड़ा खर्च ज्यादा लगेगा। हम चाहते थे कि अगर ये सारे लोग मैदान में कूद पड़ेंगे तो सबको पैसा मिल जाएगा। सारे का मतलब है अगर 10% लोग भी, पूरे देश के जितने भी एजेंट हैं 10% लोग भी एक साथ आ जाएं तो पैसा सबको मिल जाएगा। सिर्फ इस बात को लेकर के कि ये 11,706 करोड़ की संपत्ति है तो बाकी संपत्ति कहां गई, 21-22 का इतना पैसा जमा हुआ था, वो सारा पैसा कहां गया। केवल 2 सवालों को लेकर के खड़े हो जाएं, क्योंकि जो 11,706 करोड़ की संपत्ति है इसको आप कोर्ट में भी उठाओगे तो कोर्ट सुनेगी नहीं अब, क्योंकि इसका समय निकल चुका है। लेकिन 21 और 22 अगस्त के बारे में कोर्ट सुनेगी। और 11,706 करोड़ संपत्ति है, जो बाकी पैसा गायब है वो भी पैसा हवाला के जरिए आतंकवादियों को गया। इस मैटर को भी आप जोड़ सकते हैं, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। तो अब उसकी कार्रवाई जो व्यक्ति करेगा, अगर ये बात लेकर के हम लोग ऊपर के सीनियरों को घेरे, मैनेजमेंट को घेरे, फिर सीनियर लोग सब साथ आ जाएं, वो भी मैनेजमेंट तक पहुंच जाएं, तो सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रपोजल देगा कि हम सबको ब्याज सहित पैसा देने को तैयार है, झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये लोग संगठन के सदस्य ऐसा नहीं चाहते तो जिन्होंने आज तक कार्रवाई की है सिर्फ उन्हीं को पैसा दिलवाने के लिए अब हम वही करेंगे। जो जस करत है वही फल चाखा, जो जस करत वही फल चाखा के पथ पर चलते हुए गरीबों से गद्दारी करने वालों की ढाल बनी परंपरागत सभ्यता, जो परंपरागत सभ्यता है, जो शराफत के शब्द हैं, उनकी बेड़ियां तोड़कर संवैधानिक अधिकारों और पर्याप्त प्रमाणों के साथ हर बेईमान को किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हम इनको संवैधानिक अधिकारों से, संविधान का अधिकार है, जैसे मैंने जो अभी वीडियो जारी किया कल, मैंने बिल्कुल संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो जिन लोगों ने बताया, पृथ्वीराज यादव हो, जय भगवान सैनी हो, या आपका कमल गर्ग हो, के सिंह हो, गणेश राम देवांगन हो, इन लोगों ने जो बताया उनके बताने पर हमने वीडियो जारी नहीं किया। ये उन्होंने प्रमाण दिया था कि ये देखो, उसके बदले में तेजेंद्र पाल चन्नी ने जो किया, आप वो वीडियो में बाद में दिखाओ, पहले ये देख लो कि ये रजिस्ट्री उसके नाम पर है कि नहीं, जमीन तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पर खरीदी गई कि नहीं, क्या लोगों ने पैसा तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पे जमा किया, नहीं किया। तो आखिर बंगू को क्या वजह थी कि तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पे जमीन खरीदनी पड़ी। आज की डेट में कोई भी किसी व्यक्ति के नाम एक सुई नहीं खरीदता। तो जब हमको ये प्रमाणित हो गया, उसके बाद ही, ये संविधान कहता है कि जब आपके पास प्रमाण आ गया तो आप दिखा सकते हो। क्या आपको लगता है कि अब वो इसको चैलेंज करेगा? तेजेंद्र पाल चन्नी इसको चैलेंज करेगा कि जीरो चैनल ने अपने वीडियो में मुझे इस प्रकार बदनाम क्यों किया, इस प्रकार के घृणित शब्द क्यों मेरे बारे में उपयोग किए गए? तो जीरो चैनल अदालत में भी खड़े होकर बोलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल पता है, इतनी देर तक आप ये काम करते रहे, जब तक भंगू आप खुश नहीं हो गया, भंगू ने खुद नहीं कहा कि बस अब ठीक है बेटा आराम करो, तब तक आप वही कार्य में, उसी नित्य कार्य में लगे हुए थे, वही कृत्य आप करवाते रहे। क्योंकि बदले में ये देखिए, ये आपका फोटो लगा हुआ है, ये आपकी सिग्नेचर है, ये आपने रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाई है। क्यों करवाई भाई? आज की तो नहीं है, 2006 की है, 2007 की है। अगर वो कहेगा कि ये प्रॉपर्टी तो लोढ़ा कमेटी के पास है, हाँ तो जब तो हुई ना भाई, जब तो हुई ना। मुझे एक बात बताइए, एक चोर जब किसी दुकान में ताला तोड़ करके चोरी करता है और 15 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है,
पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो अब हम चोरी की बात उसमें छिपा दें क्या? कह रहे वो तो संपत्ति तो कोर्ट में चली गई, अब जब्त हो गई ना, तो अब वो चोर नहीं है क्या? वो चोरी कहलाएगा ना। तो यहां पर भी संपत्ति लोढ़ा कमेटी के पास पहुंच गई, तो वही तो पूछ रहे हैं कि लोढ़ा कमेटी के पास क्यों पहुंची? इसका मतलब वो आपकी नहीं थी। अब तो साबित हो गया कि ये कंपनी पीएसएल की, पीएसएल कंपनी की थी ये प्रॉपर्टी जो निवेशकों के पैसों से खरीदी गई। ये तो और उल्टा तो सबूत मिल गया ना। अब तो हमको कहने का राइट्स है, अधिकार है कि ये संपत्ति आपकी थी ही नहीं, पर आपके नाम पर थी। और जीरो चैनल वही बता रहा है कि जो संपत्ति आपकी नहीं थी और आपके नाम पर थी, वो ऐसी क्या स्थिति बनी कि जो आपकी नहीं थी फिर भी वो आपके नाम पर हो गई? इसके लिए आपने कुछ तो किया होगा, वही तो जीरो चैनल बता रहा है। अब आप बताओ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपके नाम पे संपत्ति क्यों ली गई? नंबर 1 पॉइंट ये आएगा, और नंबर 2 पॉइंट ये भी आएगा कि इसके अलावा और कितनी संपत्तियां हैं, क्योंकि कंपनी के पास 3,20,000 संपत्तियां हैं। अगर तेजेंद्र पाल चन्नी की 7, 8, 10, 15, 20 संपत्तियां अगर जब्त हुई हैं, तो जरूरी है क्या उसके नाम 20 ही संपत्तियां हो? उसके नाम पर हो सकता है 200 संपत्ति हो सकता है 500 संपत्ति हो। भाई किसी के दुकान में 100 बोरा गेहूं जब्त होता है और बोरे के ऊपर कोई ऐसा मार्का लगा हो जिससे पता चलता हो कि ये गेहूं इसकी है, दुकानदार का नाम लिखा हो जिससे उसने मंगवाया, तो मार्कर पेन से बोरे में नाम लिख देते हैं ना ट्रांसपोर्ट भेजते समय। तो मान लीजिए 100 बोरा गेहूं किसी व्यक्ति ने बाहर से मंगवाया और मार्कर पेन से उस दुकानदार का नाम लिखा हुआ है, और उसने अपने गोदाम में वो 100 बोरा उतरवाया, और 3 दिन उसकी दुकान बंद है, चौथे दिन आकर के दुकान खोलता है तो देखता है तो ताला टूटा हुआ है, अंदर गेहूं का एक भी बोरा नहीं है। अब वो पुलिस में रिपोर्ट कराता है, आशंका होती है किसी व्यक्ति के घर में छापा डाला जाता है और उसके घर से 3 बोरा गेहूं जब्त की जाती है, वही बोरा जिसमें वो नाम लिखा हुआ है उसका। तो भैया चोरी तो 100 बोरा हुआ है, अभी 97 बोरा इसी के पास हो सकता है, या नहीं तो इसको पता होगा कि और कौन था चोर इसके साथ, वो तो वहीं से मिलेगा। तो ये चोरी भी इनकी साबित हो जाएगी, इससे इनकी चोरी भी साबित हो जाएगी। आ जाए कोर्ट में, मैदान में कूदे, हम भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आएंगे इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये आए तो सही, मैदान में कूदे तो सही, ये आए तो सही, बढ़िया अच्छी बात है। और इसीलिए हम इनको नंगा करते हैं, और शाम तक हम एक और वीडियो जारी करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा इनके बारे में कि और क्या कृत्य हुआ है। अभी जीरो चैनल ने 4-5 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जीरो चैनल ने 4-5 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें जीरो चैनल ने यह बताया था कि निर्मल सिंह भंगू ने इनको आदेश दिया है कि आप हवाला गैंग, जो 2-2,500 3,000 हवाला गैंग के लोग 21-22 अगस्त को काउंटरों में बैठे थे, उनके माध्यम से उनको अपने घर बुलवा करके अपने घर की महिलाओं के साथ गलत काम करवाइए, और इसके बाद आरोप लगाइए उन पर जो 21-22 का हिसाब पूछ रहे हैं। और इसी कृत्य में जानकारी आई है, पृथ्वीराज यादव ने जानकारी दी, सीताराम काजला ने जानकारी दी, 2 लोगों ने जानकारी दी है कि इस प्रकार की एक घटना जयपुर में घटी है और एक घटना रोहतक में घटी है। अभी और भी कई जगह घटी है, लेकिन बताया गया, अभी तो हमको 2 के बारे में बताया गया, और उन्होंने कहा कि और भी कई जगह घटी है, लेकिन 2 जगह की इनको जानकारी मिल गई थी। सीताराम काजला और पृथ्वीराज यादव ने बताया, और तेजेंद्र पाल चन्नी ने भी बताया, तेजेंद्र पाल चन्नी ने भी जानकारी दी। सोचिए, जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को आज भी तेजेंद्र पाल चन्नी जानकारी दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि तेजेंद्र पाल चन्नी को नहीं मालूम कि जीरो चैनल का खुफिया रिपोर्टर कौन है। आज भी तेजेंद्र पाल चन्नी हर एक जानकारी मैनेजमेंट की उस व्यक्ति को दे रहा है, और वो व्यक्ति जीरो चैनल को पहुंचाता है। पृथ्वीराज यादव भी आज भी जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को सारी जानकारी प्रोवाइड कराता है, और वो जानकारी हम तक पहुंच रही है। तो इसी प्रकार आज इसी क्रम में इन तीनों लोगों ने, तेजेंद्र पाल चन्नी, पृथ्वीराज यादव और सीताराम काजला ने जानकारी दी
कि लगभग 5-6 महीना पहले, मैं शाम तक या कल तक आपको डेट भी क्लियर कर दूंगा, कि लगभग 5-6 महीना पहले जयपुर में एक संगठन के उच्च पदाधिकारी ने निर्मल सिंह भंगू के उस आदेश का पालन करते हुए, निर्मल सिंह भंगू ने तब आदेश दिया था, पहला आदेश, जब आप लोगों ने उनको लीगल नोटिस भेजा था, और उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक तक 4 बार वो आदेश जारी कर चुका है। 4 बार इन लोगों को बोल चुका है कि ये काम करो। तो उसमें उन्होंने आज से 5-6 महीना पहले जयपुर में एक संगठन के उच्च पदाधिकारी ने, बहुत उच्च पद पर बैठा हुआ, जग जाहिर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पुलिस में गया है मामला, कोर्ट में गया है, तो जग जाहिर भी होगा। उच्च पद पर आसीन एक व्यक्ति ने उन कम से कम 36 लोग बताए गए हैं, उस दिन आए थे, 4-5 लोगों का जिक्र किया था भंगू ने तो कि 4-5 लोगों को बुलाओ, लेकिन 36 लोगों को बुलाया गया, और 36 लोगों के माध्यम से 36 लोगों को निमंत्रण देकर के उस संगठन के उच्च पदाधिकारी ने अपनी घर की महिलाओं को उसके साथ हम बिस्तर करवाया। और फिर उसके बाद तैयारी की कि अब रिपोर्ट लिखाने जाना है किसके खिलाफ? जो लोग 21-22 का हिसाब पूछ रहे हैं, चाहे वो जीरो चैनल हो चाहे अन्य लोग हो। जीरो चैनल का वीडियो देखने के बाद जो अपने सीनियरों से या संगठनों के पदाधिकारियों से हिसाब पूछ रहे हैं, या जिन्होंने उनसे पूछा होगा, उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहा था 376 के मुकदमे कायम करवाने गैंगरेप के आरोप में। लेकिन उनके घर की महिलाएं तैयार नहीं हुई, बोलने लगी तार तार तो करवा दिया तुमने, सत्यानाश कर दी, नीच किस्म के आदमी हो। उन्हीं के घर की महिलाओं ने कहा, और इसके बाद उस बंदे ने जाकर के कंप्लेन करी है। तेजेंद्र पाल चन्नी ने बताया, पृथ्वीराज यादव ने बताया, सीताराम काजला ने बताया कि जाकर के रिपोर्ट लिखाई कि मेरे घर को कोई खटखटा रहा था, मैंने दरवाजा खोला, तब वो भाग गए और मैंने पीछे से देखा, वो चले गए। कितना झूठ लिखवाया। हम अब आवाज उठाएंगे जैसे ही वो हमें वो कंप्लेन दिखेगी। जीरो चैनल आपको बता रहा है, जैसे ही वो कंप्लेन दिखे, सिर्फ वीडियो देखने के दम पर नहीं, हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में लिखेंगे कि अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि, कोई भी शिकायत अगर आपके सामने आती है, संवैधानिक संस्थाओं के सामने या पुलिस के सामने आती है, तो उसकी अच्छे से जांच करवाई जाए, और उन जो भी शिकायत करता हो उसके घर के महिलाओं की मेडिकल टेस्ट कराई जाए, ताकि सच्चाई पता चले। क्योंकि 21-22 का जिन्होंने पैसा गायब किया था, उन्होंने ऐसा कृत्य वो करेंगे भंगू के कहने पर, और जो घर के पुरुष है वो अपनी मर्जी से करवाएंगे। तो उस तारीख में, यानी 5-6 महीने पहले जो जयपुर में ये घटना घटी है, जैसा कि तेजेंद्र पाल चन्नी, पृथ्वीराज यादव और आपके सीताराम काजला ने बताया, इन तीनों ने, तो अगर वो घटी है तो उस तारीख में उस संगठन के उच्च पदाधिकारी के घर की महिलाओं का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था। नहीं हुआ, हम लिखेंगे कि कराया जाए, कराया जाए, कराया जाए। बिल्कुल 376 का बनता है, 376 बनना चाहिए। क्यों 376 को हटवाया जा रहा है भाई? तभी तो पकड़े जाएंगे कि 21-22 को, क्योंकि अगर उनके घर वो गए हैं, वो तो भंगू के कहने पे गए हैं और उस उच्च पदाधिकारी की मर्जी से गए हैं, तो अब इनको छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार का वीडियो बाकायदे पूरा मैं फोटो सहित जारी करेंगे, हम चिंता मत करिए, इनके घर की महिलाओं के फोटो सहित जारी करेंगे कि फलानी महिला के साथ फलाने लोग गए थे, और भंगू के कहने पर और उनके घर के पुरुषों, क्योंकि जो संगठन का उच्च पदाधिकारी है उसकी मौजूदगी में यह सब हुआ है। कितनी नीचता पे वो संगठन का पदाधिकारी उतर आया है, ये आपको दिखेगा जल्दी, क्योंकि वो थाने में गया, उसके बाद वो कोर्ट में भी गया है। ये तेजेंद्र पाल चन्नी ने बताया, बोला मैं कोर्ट की प्रति आपको उपलब्ध कराऊंगा। किसको? हमारे खुफिया रिपोर्टर को। जैसे ही वो उसको कोर्ट की प्रति जो उसने कोर्ट में लिख करके दिया है वो उपलब्ध कराएगा, जीरो चैनल आपके सामने प्रस्तुत कर देगा और उससे प्रमाणित हो जाएगा। देखो, ये फलाने व्यक्ति ने लिखा है कि मैं फलानी तारीख को घर में बैठा था, दरवाजा खटखटाया, हम बाहर से आए, दरवाजा खोले, जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो देखो वो भाग गए। ऐसा कोई दरवाजा खटखटाता और भागता है क्या? नहीं। सच्चाई यही है जो जीरो चैनल ने बताई। ये आधा सच वो बता रहा है। खुद उसको घर से निकाल के बाहर भगाया, बोला जाओ बस, और उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार हुए तो उनके घर की महिलाएं तैयार नहीं हुई, और उसके बाद उसने ये रिपोर्ट लिखाई कि वो तो दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला तो वो भाग गए, हमको अब डर लगने लगा है। अब वो इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं, जबकि सच्चाई पूरी यही है कि उनकी मर्जी से वो लोग घर में आए, उनकी मर्जी से ये कृत्य किया। 36 लोग थे, 36 लोग,
छोटा मोटा काम नहीं हुआ, 36 लोगों ने यह कुकर्म कर दिया उनके सामने, उनकी मर्जी से। ठीक इसी प्रकार आज से 2-2.5 महीना पहले की बात बता रहे हैं अभी ये लोग, इन तीनों ने और बताया कि आज से 2-2.5 महीना पहले, परफेक्ट डेट भी बता देगा जीरो चैनल, क्योंकि उसको भी कॉपी उन्होंने कहा कि हम प्रस्तुत करवा देंगे, कि वो थाने में भी गए लिखवाने, फिर कोर्ट में भी दी, और उसकी कॉपी हम आपको प्रस्तुत करवा देंगे, ऐसा उनका कहना था। वो जैसे ही कॉपी प्रस्तुत कराएंगे हम आपको कॉपी दिखा देंगे, तो फिर आगे की सच्चाई पता चलेगी। तो रोहतक में भी आज से 2-2.5 महीना पहले रोहतक में भी इसी प्रकार एक संगठन के उच्च पदाधिकारी ने यही कृत्य किया, भंगू के आदेश को मानते हुए, और साथ में कुछ पैसा भी ले लिया। भंगू ने दे दिया, रख लो रख लो, पैसा भी दे दिया, और पैसा लेने के बाद उस संगठन के उच्च पदाधिकारी, और पीएससीएल के भी एक उच्च पद पर थे, सीनियर थे, बहुत बड़े सीनियर थे, उसने भी भंगू के कहने पर अपने घर में यही इन्हीं लोगों को बुलवाया जो हवाला गैंग के लोग थे, और उन्होंने भी कम से कम 25-30 लोगों को बुलवाया, अभी संख्या कंफर्म नहीं है, 25 से 30 के बीच में थे, और उन्होंने भी यही काम करवाया। अपने घर में स्वयं उनको बुला करके अपने सामने अपनी मौजूदगी में अपने घर की महिलाओं के साथ ये कृत्य करवाया, कुकर्म करवाया, और उसके बाद उनको भगाया, निकाला। अब निकालने के बाद फिर जब रिपोर्ट लिखाने की बारी आई तो वहां पर भी यही माहौल बना, उनके घर की मतलब सत्यानाश तुमने करवा दिया अपने सामने, और उसके बाद रिपोर्ट लिखवाने चल रहा है, बदनामी करवाओगे, तो वो वहां बंद हो गए, उसके छोड़ करके, और फिर रिपोर्ट लिखवाने क्या गए, 4-5 लोग घर में घुस करके आए थे, मुंह ढक करके आए थे, और उन्होंने बहुत लाठी डंडे से हमको लोगों को मारा, और उसके बाद वो भाग गए। यानी इस प्रकार की रिपोर्ट लिखवाने गए, जबकि पूर्ण सत्य क्या है, 25 से 30 लोग थे। तेजेंद्र पाल चन्नी ने बताया, सीताराम काजला ने बताया, पृथ्वीराज यादव ने बताया, 25-30 लोग थे। उन्होंने क्या कृत्य किया, उनकी मर्जी से किया। तो हम लोगों को अब वहां पर आवाज उठानी है। जैसे ही कोर्ट का वो पेपर हमारे सामने आएगा, वो जैसे ही दिखाएगा, तेजेंद्र पाल चन्नी ने कहा है कि हम भेजेंगे, हमारे खुफिया रिपोर्टर को कहा है, पृथ्वीराज यादव ने भी कहा है, और सीताराम काजला ने भी कहा है। तो वो आएगा सामने पेपर, तो जैसे ही आएगा तब हम तुरंत देश भर से लेटर भेजेंगे कि जीरो चैनल ने ये तो फलानी तारीख को ही बता दिया था। आप तो आज बता रहे हो, जीरो चैनल ने तो पहले ही बता दिया था कि अप्रैल से 5-6 महीना पहले, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग, यानी लगभग मान के चलिए उसी के आसपास है। कंफर्म डेट भी बता देंगे जैसे ही वो दस्तावेज आएगा तो। और दूसरा, आज की डेट में अगर बता रहे 2-2.5 महीना पहले, यानी लगभग फरवरी में, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही भंगू ने चौथी बार इनको आदेश दिया है, तो हो सकता है उस चौथी बार आदेश के तुरंत बाद उन्होंने ये काम किया हो। तो इसका मतलब फरवरी में। अब अगर फरवरी की डेट डली हुई आप लोगों के सामने, कोर्ट का कोई दस्तावेज जब आ जाएगा कि हां फरवरी को ये रिपोर्ट लिखाई गई थी, ये घटना फरवरी, घटना की डेट मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट तो बाद में जाएंगे ना, पहले रिपोर्ट लिखाएंगे, फिर कुछ दिन इंतजार करेंगे कार्यवाही का, फिर उसके बाद कोर्ट जाएंगे। तो ये घटना की डेट अगर फरवरी की आती है तो देश भर से हम लोग लिखेंगे उस कोर्ट को भी और उस पुलिस स्टेशन को भी जहां पर इन्होंने दी है कि इनके घर की महिलाओं का मेडिकल टेस्ट कराओ। सत्यता यह है कि ये 376 का प्रकरण बनना चाहिए, गैंगरेप हुआ है, और ये किन लोगों ने किया है ये जीरो चैनल ने पहले ही बता दिया था कि उनको पता चला है कि भंगू ने आदेशित किया है हवाला गैंग के 2,500-3 हजार लोगों को अब इस कृत्य में लगाया गया है। 21-22 अगस्त को इनको पैसा ठिकाने में लगाने के लिए किया गया था, और अब क्या किया गया, जो लोग काउंटरों पे मौजूद थे, ज्यादातर ऐसे लोगों की घर की महिलाओं के साथ ये सब कृत्य करेंगे, और हम इनका फोटो भी दिखाएंगे जल्दी। हम इनके घर की उन महिलाओं का फोटो भी दिखाएंगे कि इसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, बिल्कुल होना चाहिए, तब ये फंसेंगे। और हमको इसी तरह नंगा इनको करना है, अब छोड़ना नहीं है साथियों, क्योंकि अब आप लोगों को 11,706 करोड़ की संपत्ति से अगर ये भुगतान दिलाना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि आप लोगों को पैसा कैसे मिलेगा। पॉसिबल लगता है आपको? वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 8 लीटर दूध बाल्टी में रखा है और आप 1-1 लीटर का बर्तन लेकर के खड़े हो कि हम 100 लोगों को मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है,
पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको उसी को घेरना पड़ेगा जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया था, और उससे पूछोगे आपने इसको जब 8 लीटर दूध दिया तो हमको देगा कहां से? ये हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब आपसे। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसलिए जीरो चैनल आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता है कि आप समझने का प्रयास करें। पीएससीएल का भुगतान बच्चा पैदा करने के समान है इस समय वर्तमान स्थिति में, और इसके लिए आपको मैनेजमेंट और नेगेटिव सीनियरों की कोख से बच्चा निकालने के लिए मैनेजमेंट और नेगेटिव सीनियरों को पहले गर्भवता करना पड़ेगा। परंपरागत रीति से माने तो ठीक, वरना इनके कोठे पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल हमको ये हाल करना है इनका, इनको किसी लायक नहीं छोड़ना है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अब नाम और फोटो के साथ इन लोगों को नंगा करूंगा, और आप लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग जो कार्रवाई कर रहे थे वो तो करें ही करें, लेकिन इन वीडियोस को उनके जितने भी परिचित हों, उनके परिवार के सदस्य, उनके परिवार के परिचित, उनके मोहल्ले के लोग जितने हों, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनसे सिर्फ इतना पूछ लें, यार ये एसी के बारे में है क्या? बस इतना सा काम आप लोग कर दीजिए, फिर देखिए इनकी हालत क्या होती है। क्योंकि 3,20,000 की संपत्तियां आज भी हैं, लेकिन उन तक आप पहुंच पाओ ये पॉसिबल ही नहीं है। ये असंभव है कि आप पहुंच पाओ, क्योंकि अगर पहुंचना होता तो आप 3-4 महीने 6 महीने में पहुंच जाते। नहीं पहुंच पाए, इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपने जिनको जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने इस सत्यता से आपको कोसों दूर रखा, आपको कभी बताया ही नहीं। उन्होंने तो आपको ये बताया कि पूरी संपत्ति इधर है। पहले भी इन्होंने यही कहा कि पूरी संपत्ति सीबीआई के पास है, फिर कहा पूरी संपत्ति लोढ़ा कमेटी के पास है। तो अब वो आपको संपत्ति तक कैसे पहुंचने देंगे? ये जागना होता, आप अगर 22 नवंबर के बाद तत्काल कंज्यूमर कोर्ट चले जाते, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे, 90 दिन का समय बीत चुका था। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाते तो कंज्यूमर कोर्ट एक एक करके इन लोगों को आदेश देती जाती, और फिर लोढ़ा जी नहीं, लोढ़ा जी के बाप को भी पूरी पेमेंट देनी पड़ती, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट का आदेश होता कि इसको इतना और इतना ब्याज भी दो। आदेश के बाद भी ब्याज, आदेश तक तो वो ब्याज से जोड़ देते, उसके बाद भी ब्याज दो, और इस प्रकार का वो ठोक देते। अगर लोढ़ा जी नहीं देते तो आप फिर से उसी कोर्ट में चले जाते, डिग्री ले लेते, और फिर आपको मैनेजमेंट वहां पर आना पड़ता उसको तुरंत। पर लोढ़ा जी तक के लिए मैटर रुकता ही नहीं, कंज्यूमर कोर्ट का आदेश आ जाता, आप लोग उसी समय डिग्री ले लेते, 3 महीने के अंदर आपको पैसा मिल जाता। मैं समझता हूं खींच खींच के अप्रैल या मई 2015 तब तक आपको पैसा मिल जाता। भले प्रॉपर्टी सीबीआई के पास हो, कहीं भी हो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, आपको पैसा मिल जाता। नहीं तो कोर्ट आपको आदेश देती कि जाओ आप फलानी डेट को सीबीआई के पास, और सीबीआई से कोई भी प्रॉपर्टी लेकर के आप बेच दो। फिर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में भी बेच देते तो आपको कोई नहीं रोकता। भैया वो 10 लाख में जा रही है, मैं क्या करूं, मेरा 10 लाख बाकी है, ये 10 लाख में बिक गई, मेरा पैसा चुकती। ये सबके साथ हो जाता। लेकिन उस समय मैनेजमेंट ने इनको जिम्मेदारी सौंपी कि ऐसा कोई भी काम न करे, इसके लिए आपको इनके साथ कमिटमेंट करना है कि चिंता मत करो, हम बैठे हैं। और वही अब आप लोगों को एफिडेविट जारी करना पड़ेगा, क्योंकि जो संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं वो तब पछताएंगे जब पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो तब पछताने से फायदा क्या होगा, उनको कुछ मिलेगा? आपको क्या लग रहा है एआईएसओ के जो छोटे आम सदस्य हैं वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, और उसी दिन संगठन के उच्च पदाधिकारी जश्न मनाएंगे? जनलोक प्रतिष्ठान के जितने भी सदस्य हैं कि उनको पैसा मिलेगा, उनके कस्टमर खुश होंगे, वो सब कुत्ते की मौत मारेंगे, मारे जाएंगे। उनको इन्वेस्टर ढूंढ ढूंढ के काटेंगे, देखिएगा। और उस दिन सुनंदा कदम खुश होगी, दारू पिएगी, अफीम खाएगी, चरस खाएगी, उस दिन देखिएगा, फुल नशा करेगी, फुल अय्याशी करेगी। उस दिन आपको उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन तब तक वो जनलोक प्रतिष्ठान के सदस्य जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ठेका ले रखा है अपने सदस्यों को कुत्ते की मौत मरवाने का। जितने भी संगठन पीएससीएल की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उन सारे संगठनों ने सबका नहीं, अपने सदस्यों का, संगठन के सदस्यों को कुत्ते की मौत मरवाने का ठेका ले रखा है। ये जीरो चैनल खुला आरोप लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने सदस्यों को कभी ये नहीं बताया कि कंपनी के पास 11,706 करोड़ की संपत्ति है, कभी नहीं बताया। क्योंकि अगर ये बता देंगे
तो फिर वो सदस्य कुत्ते की नहीं मौत मरेंगे, फिर वो मैनेजमेंट कुत्ते की मौत मरेगा, क्योंकि ये सदस्य ऑलरेडी अब एक हो चुके हैं। जो उन संगठन के सदस्य हैं वो सब एक हो चुके हैं। उनको सच्चाई भर पता चले तो वो भंगू को 2 मिनट में कुत्ते की मौत मार डालेंगे, चले जाएंगे मोहाली। उनको अब किसी प्रकार का फिक्र नहीं है, उनके लिए मोहाली कोई दूर नहीं है। वो भंगू के घर को पूरे हर एक सदस्य को निकाल के बाहर जला देंगे। आपको क्या लग रहा है एआईएसओ के कितने सदस्य हैं? इनको सच्चाई भर पता चले, सच्चाई को समझ भर लें। पता तो जीरो चैनल ने बता दिया, लेकिन इसको अच्छे से समझ भर लें, क्योंकि वो अभी समझना नहीं चाहते, क्योंकि अपने सर पर मंडराती कुत्ते की मौत अभी नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने अभी वो चश्मा पहन के रखा है जो भंगू ने संगठनों को दिया था, पदाधिकारियों को। वो चश्मा उन्होंने अपने सदस्यों को पहना करके, और वो चश्मा जब तक इनका नहीं उतरेगा, लेकिन जिस दिन चश्मा उतरेगा तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक भंगू इंडिया में दिखेगा ही नहीं, तब ये संगठन के पदाधिकारी इंडिया में दिखेंगे ही नहीं, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे अय्याशी करते हुए। तो उस समय होगा क्या? जब ये चश्मा उतरेगा उस समय तो इनके निवेशक इनको कुत्ते की मौत मार डालेंगे। तब ये निवेशकों से बचेंगे कि अपने सीनियरों को पकड़ेंगे? पकड़ ही नहीं पाएंगे। तब आज इनके पास अवसर है, क्योंकि आज निवेशक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये हमारा सपोर्ट करेगा, हमको दिलवाएगा, भरोसा दे रहा है। लेकिन जैसे ही उनका भरोसा खत्म, वो सीधा काट डालेंगे उन सदस्यों को जो संगठनों का चश्मा पहन के बैठे हैं, और पदाधिकारी उस समय चले जाएंगे विदेश। वो तब हो जाएगी देर। लेकिन अगर अभी गलती से भी उन सदस्यों में से अगर 5-7% सदस्यों का चश्मा उतर जाता है, तो मैनेजमेंट तक यो उसी समय, क्योंकि वो संगठन के सदस्य जो हैं ऑलरेडी एक हो चुके हैं, सिर्फ उनका चश्मा गिरने या उतरने की भर देर है। अब वो उतारना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं उतारेंगे तो जिस दिन गिरेगा तो अब उस दिन देखते हैं निवेशक जिंदा छोड़ते हैं इनको कि नहीं छोड़ते हैं। पॉसिबल तो नहीं लग रहा कि निवेशक उनको जिंदा छोड़ेंगे। इसलिए जिंदा उनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बाकी लोगों को छोड़ भी सकते हैं, जो संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है उसको कस्टमर लोग छोड़ भी सकते हैं जिंदा, क्योंकि वो अभी बता रहा है कि भाई मामला कोर्ट में है, देखिए अब लोग लड़ रहे हैं, मैं भी गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं। तो उनके ऊपर हो सकता है उनको दया आ जाए। लेकिन जो लोग संगठनों से जुड़े हैं वो तो अपने कस्टमरों को बोलते हैं, अरे हम तो गए थे जंतर मंतर पर, मुजरा करके आए हैं, तुमको पता नहीं, अब देखना पैसा कैसे मिलता है, मोदी हिल गया हमारा। अब देखा आपने उस दिन, अभी एक मैंने बुड़बक गर्ग की उस दिन सुनी, गंजेड़ी गर्ग की एक क्लिप देखी। वो कह रहा कि हमने अभी देखो तैयारी कर रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, लॉकडाउन में भी देखो उसने 7,000 तक का चालू किया। अरे आराम खोर, जब तुमको इतना पता है कि तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट बोलने भर से उसने 7,000 चालू कर दिया, तो कल ही चले जाओ ना, काहे को दूसरों का इंतजार कर रहे हो कि दूसरे आ जाए? कल ही चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, सबको मिल जाएगा फिर तो। क्योंकि पहले भी बोला हमने अमित शाह को घेर लिया, तो आराम खोर अब अमित शाह तुमको दिख नहीं रहा है क्या? लोग फेंकते इतना है कि हमने ये कर दिया तो इससे ये हो गया, वो देखो हमने ये कर दिया तो इससे हो गया। इससे कुछ भी नहीं हुआ साथियों। अगर आप सोच रहे हो कि भाई जीरो चैनल के कहने पे भी हुआ है या जीरो चैनल ने आवाज उठाई इसलिए हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो चैनल से या किसी भी संगठन से कोई भी सरकारी संस्था दबाव में आने वाली नहीं है। ये खेल जो भी खेल रहा है मैनेजमेंट खेल रहा है। ये खेल जो भी खेल रहा है मैनेजमेंट खेल रहा है। और मैनेजमेंट यही चाहता है कि हम किसी भी तरीके से समय खींचें। तो समय खींचें तो जब उनको लग रहा है कि लोग उतावले हो सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे थोड़ा अराजकता फैल सकती है, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें दाना डाल देता है। अभी जब पहले पोर्टल चालू हुआ तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग वो चुनाव लड़ रहे थे तो इसलिए घोषणा कर दी, कई लोग ये चुनाव में खड़े हो गए तो सब जीत जाएंगे। तो भाई अब चुनाव खत्म हो गया, फिर 5,000 से 7,000 उसने क्यों कर दिया? 5,000 का भुगतान क्यों किया? उस समय तो सिर्फ पोर्टल चालू किया था। अब चुनाव कौन सा था? अब कौन सा था? अब इन्होंने बताया कि हम वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कर रहे थे। जैसे इन्होंने बस ऐसा बोला, वीडियो जारी किया और उधर लोढ़ा जी ने वीडियो देख लिया और फटाफट चल को वो गंजेड़ी गर्ग ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट बंद थी क्या अभी तक?
सुप्रीम कोर्ट में लोढ़ा जी नहीं है क्या? 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में खड़े ही है ना वो लोग। मैनेजमेंट 6 साल से खड़ा ही है ना, रोका है क्या किसी ने? चले जाओ। और गया तो था ना गंजेड़ी करके सुप्रीम कोर्ट में भी, उसी समय आवाज उठा लेता। जब दिल्ली में अनशन में बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के खड़े होके फोटो खिंचवा रहे थे, बोले तो देखो फलाना प्रकरण है, उसके लिए मीडिया आई है, जीरो चैनल के, जीरो चैनल बोल रहे साथियों, ये पीएससीएल के मैटर के लिए देखो कोई मीडिया आई नहीं है। अरे तो मीडिया नहीं आई है, तुम ही चले जाते ना। ऐसे बुड़बक लोगों की वजह से ही आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए आप अन्य किसी भी बुड़बक के कहने के चक्कर में न पड़े। आप लोगों से निवेदन है कि आप खुद अपने दम पर जो भी करना हो खड़े करें, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और बाकी इन लोगों को छोड़ना नहीं है साथियों, क्योंकि 21-22 के मैटर पर संवैधानिक तरीके से सुअरों की गर्दन अगर आपने नहीं दबोची गई तो पैसा वापस किसको और कब मिलेगा? पहले आप समझ लीजिए, ये उन्हीं को मिलेगा जिनके पास ओरिजिनल बॉन्ड और जितनी ओरिजिनल रसीदें हैं सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा। क्योंकि ओरिजिनल बॉन्ड और ओरिजिनल रसीदों का आकलन किया गया, अनुमानित बताया गया है। तो लगभग खींच खींच कर जो ओरिजिनल बॉन्ड और रसीदें हैं वो मात्र लोगों के पास 12 या 1300 करोड़ की होंगी, इससे ज्यादा की नहीं निकलेंगी। और उसके बाद जिन लोगों के पास रखी है तो उनको अलॉटमेंट हो चुका है, तो उनको तो मिलेगा ही नहीं, लोढ़ा कमेटी नहीं देगी। अब सवाल यह कि उसके बाद कोर्ट जाने का तरीका है, तो कोर्ट किस बेस पे जाएंगे, क्या बेस लिखेंगे? प्लाट आपका अलॉट हो चुका है, ये लोढ़ा जी ने कब कहा था, आप कितने दिन तक इंतजार कर रहे थे? भाई कंज्यूमर कोर्ट 2 साल तक मैटर देखती है, उसके बाद नहीं जा सकते आप लोग। अगर आपको जानकारी आज हुई है तो बात बताइए भाई, आज कैसे हो गई जानकारी? क्योंकि लोढ़ा कमेटी ने तो पहले ही जाहिर कर दिया कि हम उनको नहीं देंगे जिनका वो है, जिनका अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद अगर कोई नया दस्तावेज ये बोलते हैं कि हमको आज पता चला, तो उनसे पूछेगी कोर्ट कि आपको आज कैसे पता चला? क्या लोढ़ा जी ने आपको लिखित में दिया? लोढ़ा जी 100 साल के बाद भी आपको लिखित में नहीं देंगे, 100 साल के बाद भी आपको लिखित में नहीं देंगे। लोढ़ा जी जब भी जारी करेंगे वो पोर्टल पे ही जारी करेंगे। तो अगर बाद में कभी मान लो 2 साल के 3 साल के बाद पोर्टल पर फिर से आ जाता है कि हम इनको नहीं देंगे, तो कंज्यूमर कोर्ट सिर्फ ये सुन करके थोड़ी ना आदेश देगी, क्योंकि उस आदेश को जो पोर्टल पर होगा, जब जैसे ही आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में प्रस्तुत करोगे, कंज्यूमर कोर्ट नोटिस जारी करेगी लोढ़ा कमेटी को, और लोढ़ा जी कंज्यूमर कोर्ट आएंगे नहीं, वहीं से वो तुरंत अपना जो सुप्रीम कोर्ट का जो उनको नियुक्ति पत्र मिला होगा, ज्वाइनिंग लेटर, कमेटी बनाने का जो अथॉरिटी लेटर मिला होगा, वो लेटर भेज देंगे। और उसके बाद उन्होंने जो अलॉटमेंट जिनका हुआ है उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके संबंध में जो उन्होंने पहली सार्वजनिक सूचना जारी की होगी, पहली सार्वजनिक सूचना जो इन्होंने जारी की है वो इन्होंने मेरे ख्याल से नवंबर में जारी की है, नवंबर 2019 में। तो वो नवंबर 2019 की वो सूचना जारी कर देंगे कि हमने फलानी तारीख को ये बता दिया था लोगों को कि हम इनको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये सेबी में ये लोग कंपनी पहले ही कह चुकी है। और उसका जिक्र सेबी ने 22 अगस्त 2014 के आदेश में दिया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को मोहर लगाई है। तो अवल तो इन लोगों का जो मेन टाइम शुरू होता है वो 22/8/2014 से होना चाहिए और 22/8/2016 को खत्म। पर मान लीजिए ये एक तर्क देते हैं कि कंपनी ने अपील की थी, तो वो अपील भी पहले सेट ने खारिज की और उसके बाद 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। तो जिनका पैसा होता है उनको आदेश पढ़ना उनका काम है, सेबी इनके घर घर में आदेश बांटने नहीं आएगी। जिन्होंने पैसा जमा किया है उस हर व्यक्ति को 22 अगस्त 2014 का आदेश बांटने के लिए वो नहीं आएगी सेबी। वो जिन्होंने पैसा जमा किया है वो खुद जाए सेबी से आदेश ले लें कि भैया 22/8 को आपने कौन सा आदेश दिया था। ये इनको 23 अगस्त को ही लेने जाना चाहिए था, जिनको अपने पैसों की चिंता होती है। कानून यही है ना कि जब उस समय चिंता नहीं थी तो अब क्यों चिंता कर रहे हो, भाड़ में जाओ।
तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जब हो जाने के बाद भी अगर आप मानते हो कि चलो उन्होंने अपील की थी, हम इंतजार कर रहे थे अब क्या होता है डिसीजन, तो उसकी भी डेट 2 फरवरी 2016 की है, अर्थात 2 साल बीत गए, 2 फरवरी 2018 डेट खत्म उसकी भी। ठीक, लेकिन अब उसके बाद एक तर्क और दे देंगे कि भाई कंपनी ने लोढ़ा कमेटी बना दी तो हमने समझा लोढ़ा कमेटी हमको देगी। अव्वल तो इसको मानेगी नहीं आसानी से कोर्ट कि लोढ़ा कमेटी आपको क्यों देगी, जब आपके बारे में तो मैटर खत्म, आपका बारे में मैटर तो 2 फरवरी को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। खत्म तो पहले ही सेबी ने कर दिया था, कंपनी ने पहले किया 11 अगस्त को और फिर सेबी ने कर दिया 22 अगस्त को, 22 अगस्त 14 को, और सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया 2 फरवरी 2016 को। लोढ़ा कमेटी को तो आपके भुगतान की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी अगर वो कह रहे हैं तो ये भी इनके लिए कंज्यूमर कोर्ट जाने की डेट रहेगी इनकी जो है, मतलब अगर नवंबर 2019 में दिया है तो नवंबर 2021 लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद वो कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे भी तो ये हर तरह से चोट खाएंगे। हालांकि जो लोढ़ा कमेटी ने ये जाहिर किया है इस पर ये कंज्यूमर कोर्ट शायद ही इनका सुने, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तब सुनती जब या तो ज्यादा भारी तादाद में ये लोग जाएं और कंपनी जीवित हो, कंपनी खुद उपस्थित हो जाए कोर्ट में। और यकीन मानिए साथियों, कंपनी का कोई भी व्यक्ति कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आएगा। कंज्यूमर कोर्ट जितने भी नोटिस जारी करेगी ना वो सब नोटिस वापस आ जाएंगे कि वहां कंपनी में ताला लगा हुआ था, कोई मिला नहीं। और जब कंपनी वहां हाजिर नहीं होगी और इसके बाद जाहिर वहां पर लेटर पहुंचेगा लोढ़ा कमेटी का और ऑलरेडी वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कंज्यूमर कोर्ट इस बेस पर आपको कुछ देगी। अब सवाल पूछता है कि आपके पास एक और विकल्प बचेगा। विकल्प यह बचेगा कि जो कंपनी ने 11,706 करोड़ की संपत्ति लोढ़ा कमेटी को सौंपी है, तो बाकी संपत्तियां उन लोगों ने अपने नाम पर और खरीद के रखी हैं जिनके नाम की संपत्तियां ऑलरेडी लोढ़ा कमेटी के पास हैं। तब भी आपसे कोर्ट पूछेगी कि चलो आप कह रहे हो कि इनके नाम पर और संपत्तियां होंगी, तो आपने आज तक क्या किया? आज तक कुछ किया नहीं, अब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 16 पेज की एप्लीकेशन लगाई थी अपने जिला कलेक्टर के यहां, एसडीएम के यहां, कब लगाई थी? 2018 में। वो एप्लीकेशन की कॉपी कंज्यूमर कोर्ट में रख देगा तो कंज्यूमर कोर्ट कहेगी हाँ वेरी गुड, आपने ये अर्जी लगा दी, आपने लोढ़ा कमेटी को लिख दिया कि भाई ये संपत्तियां हैं इन लोगों के नाम, क्योंकि जो नाम आपके दिए उनका संबंध आपसे है, बाकी का संबंध देश से है, लेकिन आपका संबंध केवल इन्हीं लोगों से है जिनके नाम आपने लिखे हैं। तो भैया इन लोगों के नाम पर संपत्तियां हो सकती हैं, आपने ये दर्शाया। अब लोढ़ा कमेटी ने क्या किया इस पर? लोढ़ा कमेटी को लिखेगी फिर से कंज्यूमर कोर्ट कि भैया ये इन्होंने आपको लिखा था, और कलेक्टर को भी कहेगी कि इन्होंने आपको भी लिखा था, आपने जांच करी? तो कलेक्टर कहेगा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था इसीलिए हमने हस्तक्षेप नहीं किया, वो पहले भी कह चुका है, और प्रॉपर्टी के मामले में वो हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता था। लेकिन अफीम चरस गांजे की खेती हो रही है, इस पर उसको हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन इसमें वो कह रहे थे सबूत क्या है, सबूत लाना जबकि पुलिस का काम है। खैर, हम कंज्यूमर कोर्ट में अफीम चरस गांजे की बात ही नहीं करेंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है कंज्यूमर कोर्ट से इस बात का। लेकिन वहां पर जब कंज्यूमर कोर्ट इनको कहेगी और वहां कलेक्टर या एसडीएम उपस्थित होगा और वो कहेगा कि भाई ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था इसीलिए हमारे हस्तक्षेप योग्य नहीं है, तो कंज्यूमर कोर्ट में आपका तर्क होगा कि सर अब सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जो लोढ़ा कमेटी बनाई थी उन्होंने तो पेमेंट बांट दी, खत्म हो गई। अगर संपत्ति पर्याप्त होती तो हमको पूरा पैसा मिलता, यानी बाकी संपत्तियां अभी भी इनके पास हैं, और इनके नाम की संपत्तियां जब्त हुई है वो तो हमने 16 पेज में ही बाकायदे दिखा दी है। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोगों के जिन भी सीनियरों के नाम पे संपत्ति हो उनकी संपत्ति का जिक्र जरूर करिएगा, और आपने की होगी। 35-36 संपत्तियों का हमने जिक्र किया था, शेष का आपने किया होगा। तो बस उन लोगों के नाम आ गए, उन लोगों को नोटिस जारी होंगे, और अगर वो लोग कहेंगे कि हमको पता ही नहीं है कि ये संपत्ति हमारे नाम थी, तो भी वो फंसेंगे कि भैया आपको पता ही नहीं है, तो इसके लिए आप अलग से केस दायर करिए, एफआईआर दर्ज करिए। आपको पता चल गया ना, अब कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, रजिस्ट्रार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए कि आपके नाम कैसे हो गई।
भाई आपके नाम कैसे दर्ज हो गई, ऐसे आप एफआईआर करवाइए, लेकिन अब तो ये आदेश तो होगा ही होगा। और अगर वो कहेंगे नहीं इतनी ही है हमारे नाम, तो फिर बताओ भैया बाकी किसके नाम है, ये आप ढूंढ के लाओ, क्योंकि इनका इतना पैसा बाकी है और संपत्ति ये पर्याप्त नहीं है, होती तो लोढ़ा कमेटी पेमेंट दे देती। तो ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी उस डेट में एप्लीकेशन लगी होगी, और इस कोर्ट में जो वकील बहस करेगा उसका लगेगा खर्चा। हम चाहते थे कि कोर्ट न जाए, हम लोग मैनेजमेंट को घेर लें और मैनेजमेंट दबाव में आ जाए, फांसी के फंदे से बचने के लिए आप लोगों को भुगतान दे। और वो तभी दबाव में आ सकता है जब संख्या बल आपके साथ ज्यादा हो और अपने अपने सीनियरों को पकड़ते चले, वो सभी हमारे साथ आ जाएं, जो ना आ पाए तो उनको अच्छे से ठुकाई कर दें कि भैया आप क्यों आतंकवादियों का साथ दे रहे हो। लेकिन यहां पर तो कई सारे ऐसे लोग हैं, अरे हम आतंकवादी कैसे लिख सकते हैं। अरे आतंकवादी नहीं लिख सकते तो उससे पूछो ना भैया पैसा कहां गया 21-22 का, एफिडेविट में लिख के दे दो पैसा कहां गया। आप जो बोलोगे मान लेंगे, लिख के तो दो। लेकिन जीरो चैनल तो अपने वीडियो में बता रहा है ना, आप बताओ या वीडियो जारी कर दो, चलो बैठो हमारे सामने वीडियो में बोलते जाओ। हाँ ये भी कर सकते हैं साथियों, लिखित में नहीं दे रहा है उसको बोलो भैया कुर्सी पे बैठ जाओ, हम भी बैठते हैं आप भी बैठो, और तीसरा आदमी वीडियो बनाएगा, हम आपसे जो पूछते जाएंगे आप उसका जवाब देते जाओ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना दो। और ये ध्यान दीजिएगा आप उस वीडियो में जय बजे से वीडियो बनना स्टार्ट हो और जय बजे तक चले, वो टाइम एक्चुअल टाइम नोट कर लीजिएगा। और वो मोबाइल सेट जिस मोबाइल में वो रिकॉर्ड किया जाए, वो मोबाइल ध्यान दीजिए कि ये फलानी वाली मोबाइल थी, क्योंकि आपको मोबाइल बतानी पड़ेगी, कोर्ट में वो मोबाइल पेश करनी पड़ेगी। वो मोबाइल का मदरबोर्ड वहां चेक होगा कि एसी में बनी कि नहीं बनी, क्योंकि ये कानून है। आपने वीडियो एक मोबाइल में बनाया और उसके बाद दूसरी मोबाइल में उसको सेंड किया और वो वीडियो आपने कोर्ट में पेश कर दिया, तो कोर्ट उस वीडियो को नहीं मानेगी, कहेगी हाँ ये वीडियो आपका सही है। लेकिन अब हम उसको बुलाएंगे, ये इसलिए सही है कि बस हम उसको बुला सकते हैं कि ये बताओ ये क्या है। लेकिन अगर वो बोल दिया कि साहब इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये वीडियो पूरी तरह से हम इसको मान्य नहीं करते, और कानून ने भी इजाजत दे के रखी हुई है कि वीडियो जिस मोबाइल से बनाया जाएगा, जब तक वो मोबाइल जब्त नहीं होगी तब तक उस वीडियो को पुख्ता सबूत नहीं माना जाएगा सिंगल, जब उसके साथ दो चार अन्य सबूत मिलेंगे तब हम उसको भी मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। लेकिन वो मोबाइल जब्त हो जाती है तो अन्य कोई सबूत की जरूरत ही नहीं है, वो सबूत पर्याप्त है। तो आप अपने सीनियर से ये भी कह सकते हैं कि चलो बैठ जाओ भाई आराम से, हम भी बैठते हैं आप भी बैठो, वीडियो बनाते हैं, वीडियो में केवल दो ही चेहरे दिखेंगे, बढ़िया एकदम चेहरा क्लियर दिखे, और आराम से बैठ करके हम सवाल करते जाते हैं, आप जवाब दो, बता दो कि इतनी प्रॉपर्टी है। और वो वीडियो जिस मोबाइल में बने उस मोबाइल को भी नोट कर लीजिए, उसी की फाइल नेम में डाल दीजिए कि फलाने तारीख को फलाने बजे फलाने स्थान पर, लोकेशन भी डाल दीजिए, और फलाने मोबाइल में, मोबाइल का सिम नंबर नहीं, मोबाइल का सिस्टम जो हो, मोबाइल जिस कंपनी की हो वो मोबाइल का नाम डालिए, सिम का नहीं, सिम तो निकल के बाहर चली जाएगी। एमआई नंबर अगर मालूम हो आपको तो उसका एमआई नंबर लिख लीजिए, नहीं तो फिर मोबाइल का नाम लिख दीजिए और याद रहेगा कि हाँ ये फलाने व्यक्ति की मोबाइल थी ये वाली, तो उसी मोबाइल को पेश करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी साथियों, वरना आप लोगों को दिक्कत होगी। बाकी नहीं तो जिन लोगों के जो ओरिजिनल बॉन्ड और ओरिजिनल रसीदें पीएससीएल में जमा है उनको पैसा नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सिर्फ 11,706 करोड़ 96 लाख रुपए के खरीद मूल्य की ही संपत्तियां हैं, उनको बेचकर पूरे निवेशकों को 2 लाख रुपए का भुगतान कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ 10% निवेशकों को ही भुगतान करने और संबंधित और संभावित उपद्रव से बचने के लिए मैनेजमेंट समय खींच रहा है, और वो खींचने में कामयाब भी होगा। अब आप लोग अगर चाहते हो कि सभी लोगों को भुगतान मिले और बिना कोर्ट के खर्चे के भुगतान मिले, तो सभी लोग 21-22 के मैदान में कूद पड़ो, उसमें खर्चा नहीं होगा, उसमें खर्चा नहीं होगा, सभी लोग कूदोगे तो सबको पैसा मिलेगा। लेकिन कम लोग कूदोगे, रसीदें कम होगी तो उसको जमानत मिल जाएगी, और जमानत मिल जाएगी, केस लंबा खिंचेगा तो जितना खर्चा उनका होगा उतना खर्चा आपका भी होगा।
तो उससे उनकी कमर टूटेगी नहीं। फिर आप पैसा मांगने के लिए अलग से कंज्यूमर कोर्ट जाओगे तो आपका खर्चा लगेगा। और वो मैंने बता दिया है कि 22 अक्टूबर 2018 के पहले जिन्होंने आवेदन दिए होंगे संबंधित विभागों में, उनका पैसा कम लगेगा, यानी 500 रुपये प्रति कस्टमर लगेगा। और उसके अलावा परसेंटेज भी लगेगी 2.5%। और जो 23 अक्टूबर से, मतलब 22 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होंगे, उनका 1,000 रुपये लगेगा पर अकाउंट। तो ये बहुत हो जाता है खर्चा, क्योंकि एक एक एजेंट के 100 कस्टमर हैं। 1,000 रुपए से अगर 100 कस्टमर, मतलब 1,00,000 रुपए तो उसको ये देना पड़ेगा। क्या कस्टमर उसको देंगे? पैसा नहीं देंगे। उसके बाद 2.5% भी देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा 21-22 का डाटा एकत्रित करिए, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा। जो 21-22 की कार्यवाही होगी वो बहुत ही कम खर्चे में होगी और संयुक्त रूप से होगी। यानी उसमें खर्चा, अगर आपके शहर में मैं कहता हूं कुल 1,00,000 रुपए का खर्चा लगता है फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का, सुप्रीम कोर्ट तक की मैं बात बता रहा हूं, 21-22 में 1,00,000 से ज्यादा खर्चा एक शहर से नहीं लगेगा। और 1,00,000 का खर्चा, और अगर आप 100 लोग तैयार हो जाते हो, 5% रसीदें आपके हाथ में है, तो आपका कुल 1,000 रुपए कुल लगेगा एक एक एजेंट का, कस्टमर का नहीं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं तो एक एक कस्टमर का 22 अक्टूबर के पहले वालों का 500-500, और 23 से 31 तक का 1,000, और नवंबर वालों का 1500-1500, दिसंबर वालों का 2,000, जनवरी वालों का 2,500, 8 फरवरी तक का, 8 फरवरी के बाद वालों का 3,000। तो सवाल यह है कि कस्टमर कितने होंगे आप लोगों के? 100 एजेंट होंगे और हर एक के अगर 100 कस्टमर होंगे तो 10,000 कस्टमर हो गए। तो कितनों का आप पैसा दोगे? उससे बेहतर है कि 21-22 के सबूत ढूंढो। तो आप लोगों का कुल 1,00,000 रुपए आपके शेयर का खर्चा होगा। वो पूरा कहां तक? सुप्रीम कोर्ट तक, जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती या उम्र कैद नहीं हो जाती। क्योंकि कम से कम 500 लोगों को फांसी होगी और कम से कम 4,500 लोगों को उम्र कैद होगी। और बाकी जीरो चैनल उनको नंगा तो जिंदगी भर करता रहेगा, उसका भुगतान से कोई लेना देना नहीं। आपको क्या लग रहा है कि तेजेंद्र पाल चन्नी के बारे में हमने जो ये वीडियो जारी किया है, उनका हम पूरा फोटोज के साथ, बंगू के साथ में वो कृत्य करते हुए हम फोटो आपको दिखाएंगे। हो सकता है वो पृथ्वीराज यादव हमको जो है फोटो एडिट किया हुआ फोटो दे दे, तो हमें क्या लेना देना एडिट है कि नहीं है। हमें पृथ्वीराज यादव देगा, हम वो फोटो दिखा देंगे, और ये हम भुगतान मिलने के बाद हम हर महीने 10 बार दिखाएंगे और जिंदगी भर दिखाते रहेंगे। हमें रोक पाएगा? क्यों भाई, ये तो 2007 का कृत्य है ना, ये तो किया था ना, तो इसको तो हम 2070 में भी दिखाएंगे। हम अपने पोतों पोतों को भी बोलेंगे कि ये दिखाते रहना हमेशा। इसमें बुराई क्या है? सच है ना, ये तो सच दिखाना कभी भी दिखा सकते हैं। क्यों अभी इंदिरा आपके गोडसे ने गोली चलाई थी महात्मा गांधी के ऊपर, अभी कोई अपने वीडियो में दिखाएगा तो उसको बोलेगा अरे ये तो पुराना है, ये तुम क्यों चला रहे हो? गोडसे के जो पोते पर पोते होंगे वो केस ठोक देंगे कि कैसे चला रहे हो। चलाएंगे ना भाई। जो जलियांवाला बाग हुआ था, वो जिस सैन्य अधिकारी ने कार्रवाई की थी, वो वीडियो आज भी चलते हैं। आज भी दिलेरी के साथ बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी हत्या कर दी। तो जो अपराधी 100 साल पहले था, जिसने कृत्य आज से 1,000 साल पहले किया, हम उसको 10,000 साल तक भी दिखा सकते हैं, लाखों साल तक भी दिखा सकते हैं। तो ये ना भूलें, मैं सूची बना रहा हूं बाकायदे 28,808 प्रॉपर्टियां जो लोढ़ा कमेटी के पोर्टल पर हैं। उसको मैंने तो पहले ही डाउनलोड कर दिया है, आप लोगों के सामने फाइल पेश की हुई है, ABCD वाइज बाकायदे 26 फाइलें हैं। उनमें एक एक नाम को फोटो सहित उजागर करूंगा, उनके कृत्य को, बाकायदे कृत्य वो करते हुए उनको प्रदर्शित किया जाएगा। वो खुश न रहें कि अरे ये तो बस 2-4 दिन करेगा उसके बाद भूल जाएगा। जी नहीं, ये जिंदगी भर चलेगा, सबको पैसा मिल जाएगा, उसके बाद भी चलेगा। अगर बचना है तो आ जाओ मैदान में, निवेशकों के साथ खड़े हो जाओ और अपनी गलती को स्वीकार करो।
अगर जीरो चैनल पर कोई दिखाई गई बात से आपको तकलीफ हो रही है कि ये गलत है, 11,706 करोड़ की संपत्ति नहीं है, या और कोई गलत जानकारी दी जा रही है, तो आप जीरो चैनल को ईमेल भेजो। वीडियो के स्टार्टिंग में ईमेल दिखाई गई है, 2 ईमेल आईडी। आप संवैधानिक व्यवस्थानुसार अपनी आपत्ति या लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं। आप ई नोटिस भिजवाइए, आपको प्रमाण, सत्यता के प्रमाण जीरो चैनल द्वारा दिए जाएंगे। चलिए साथियों, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।